नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम रोकड़ प्रवाह विवरण के कुछ सवाल करेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट के कुछ क्वेश्चन करेंगे। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, हमने पिछली क्लास में रोकड़ प्रवाह विवरण के बारे में पढ़ लिया था कि रोकड़ प्रवाह विवरण क्या होता है। कि एक ऐसा विवरण जो रोकड़ प्रवाह है यानी रोकड़ अंतर्वाह है और रोकड़ बहिर्वाह यानी कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो के बारे में बताता है, वो क्या होता है, रोकड़ प्रवाह विवरण होता है। अब रोकड़ जो इनफ्लो और आउटफ्लो होता है वो कितनी एक्टिविटीज़ में होता है, तो हमने पढ़ा था 3 एक्टिविटीज़ में। कितनी? 3। इसमें नंबर 1 है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हो गया, नंबर 2 है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ हो गया, नंबर 3 है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ हो गया। इन सभी के बारे में, इनमें आने वाली आइटम के बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था कि इनमें कौन कौन से मदों को शामिल किया जाता है। तो वो आप क्लास अटेंड करें ताकि आज जो भी पढ़ाया जा रहा है वो आपके अच्छे से समझ में आ जाइए। जब ऑपरेटिंग एक्टिविटी से हम कैश फ्लो निकालते हैं तो हमारे पास 2 मेथड होती है, पहली डायरेक्ट मेथड और दूसरी इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में कौन से आइटम होते हैं वो भी मैंने बता दिया था कि किस प्रकार से हम निकालते हैं। इनडायरेक्ट मेथड में भी किस प्रकार से हम कैश फ्लो निकालते हैं। तो आज की क्लास में हम क्या करेंगे, जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कैश फ्लो निकालेंगे वो इनडायरेक्ट मेथड से निकालेंगे। किस मेथड से? इनडायरेक्ट मेथड से निकालेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में पूछा गया है कि दी गई सूचनाओं से प्रचालन से रोकड़ प्रवाह ज्ञात कीजिए। यानी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से हमें क्या निकालना है? कैश फ्लो निकालना है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कैश फ्लो निकालते हैं तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम चाहिए। तो नेट प्रॉफिट इसमें देखिए कि हमारे पास लाभ हानि विवरण इसमें नीचे दिया गया है। कितना है? देखिए 12,000 रुपये। लेकिन ये तो क्या है? कर के पश्चात लाभ है, जबकि हमें तो बिफोर टैक्स चाहिए। तो प्रॉफिट एंड लॉस में देखते हैं भाई कर का प्रावधान कितना दिखाया गया है? 8,000 रुपये दिखाया गया है। तो इसको हम हल करके देखेंगे, तब आपको मैं समझाऊंगा कैसे करना है। अब देखिए हमारे पास जो अन्य सूचनाएं दी गई उसमें हमें उपयोगी सूचनाएं रखनी है कि हमारे लिए कौन कौन सी सूचनाएं आनी है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जब हम इनडायरेक्ट मेथड से निकालते हैं कैश फ्लो, तो हमें नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स का क्या करना पड़ता है? समायोजन करना पड़ता है। और नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स में जो भी हमारे पास एक तरीके से वो कहते हैं कि लॉसेज है, उनको हम जोड़ देंगे और जो प्रॉफिट है उनको हम घटा देंगे। तो जो जोड़ने वाली मध्य है नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में, जिसमें हमने देखा था कि डेप्रिसिएशन हो गया, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन हो गया, या जो गुडविल रिटर्न ऑफ वगैरह है वो हो गया। तो ये जो कुछ मदे हैं वो तो सारी जुड़ जाएंगी। और जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन है या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ कोई एसेट्स है तो वो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो इसमें सबसे पहले दिया गया है कि मशीन के क्रम पर लाभ, यानी मशीन के बेचने पर जो लाभ हुआ है वो कितना है? 2,000। तो ये तो क्या होगा? घटेगा, माइनस होगा। और आयकर वापसी यानी इनकम टैक्स रिफंड है, ये क्या है? एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, ठीक है ना। तो इसका समायोजन भी हमें, जो हम नेट प्रॉफिट बिफोर इनकम टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम निकालते हैं तो उसमें समायोजन करना है 3,000 का। दूसरा जो पॉइंट है उसमें देखिए हमारे पास क्या दिया गया है? राशि डेप्रिसिएशन। ये नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स हो गया, इसको नेट प्रॉफिट में जोड़ देंगे। ख्याति के परिशोधन पर भी इसको भी हम नेट प्रॉफिट में जोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं कि किराया। तो किराए को ध्यान में नहीं रखना है, लेकिन उपकरण के विक्रय पर हानि यानी लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट्स है। तो हमने देखा कि एसेट्स के बेचने पर जो हानि होती है उसको हम नेट प्रॉफिट में जोड़ेंगे, क्योंकि ये नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स है। तो ये कुछ मदें जुड़ेंगी और कुछ एक मद घटने वाली थी। अब देखिए हमारे पास क्या क्या सूचनाएं दी गई है कि जब नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स का हम समायोजन कर देंगे, उसके बाद में हमें जो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ में इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होती है, जो कमी और वृद्धि होती है, उसका समायोजन करना है। तो हमारे पास देख लिए कर के लिए प्रावधान ओपनिंग कितना है? 10,000 और क्लोजिंग कितना है? 13,000 रुपये। दे किराया ओपनिंग कितना है? 2,000, क्लोजिंग 2,500। लेनदार 21,000, 25,000। देनदार 15,000, 21,000 और स्टॉक है वो 25,000 से घटकर 22,000 हो गए। इन सभी का समायोजन हम किस में करेंगे? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कैश फ्लो निकालते हैं उसमें करेंगे। तो हमें ध्यान रखना होता है कि हमें जो करंट एसेट्स में जो इंक्रीज़ होती है वो तो घटानी है, और करंट एसेट्स में जो डिक्रीज़ कमी होती है उसको जोड़ना है, ठीक है। इसी प्रकार से करंट लायबिलिटीज़ की बात करते हैं तो जो करंट लायबिलिटीज़ है उसमें जो कमी होती है उसको तो जोड़ेंगे और जो वृद्धि होगी उसको घटाएंगे।
चलिए सवाल को करेंगे तब ये अच्छे से समझ में आएगा किस प्रकार से हमें इसको करना है। तो सबसे पहले तो हम देखिए जो प्रोविजन फॉर टैक्स है उसका एक अकाउंट बनाएंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स का हमने एक अकाउंट बनाया, इसका वर्किंग नोट बनाया सबसे पहले हमने। तो प्रोविजन फॉर टैक्स का जब हम बनाएंगे तो ये प्रोविजन फॉर टैक्स का जो प्रारंभिक शेष है वो हमने लिख दिया बाय बैलेंस BD कितना 10,000 रुपये, और इसका अंतिम शेष भी दिया गया था, कितना दिया गया था तो उसको हम लिख दिया टू बैलेंस शीट 13,000। अब जो ऊपर हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखा था, लाभ हानि विवरण था, उसमें हमने देखा था कि जो हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 12,000 है, और उसमें जो प्रोविजन फॉर टैक्स दिखाया गया वो था 8,000 रुपये। तो जो 8,000 प्रॉफिट एंड लॉस विवरण में दिखाया था टैक्स का वो कहाँ लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया 8,000 रुपये। तो इन दोनों को जोड़ा 18,000, 18,000 में से 13,000 घटा दिया, तो हम ये मान के चलेंगे कि हमने कितना टैक्स चुकाया टू बैंक अकाउंट 5,000 रुपये। 5,000 रुपये कर का भुगतान किया, और ये कर का भुगतान हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में जो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन है उसमें से घटा के फिर दिखाते हैं, ठीक है ना। चलिए इसको हम प्रारूप में दिखाएंगे, तब कैसे दिखाएंगे वो मैं बताऊँगा। उसके बाद में जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है वो कैसे निकालेंगे वो बता देता हूँ मैं। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना दे रखा है परसेंट में 12,000, एड प्रोविजन फॉर टैक्स 8,000 रुपये, जो ऊपर दे रखा था ना लाभ हानि विवरण में कि 8,000 रुपये कर का प्रावधान, वो हमने जोड़ दिया तो कितने आ गए 8,000। इसके अलावा हमने अतिरिक्त सूचना में देखा था एक 3,000 रुपये की जो कर की वापसी थी, टैक्स रिफंड था, उसको घटा देंगे, लेस इनकम टैक्स रिफंड कितना 3,000। तो हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कितना हो गया 17,000 रुपये हो गए। अब इन 17,000 के आधार पर देखिए किस प्रकार से हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से। देखिए आपके सामने प्रारूप दे रखा है। सबसे पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कितने 17,000। कैसे ही मैंने बता दिया। अब मैंने बताया कि इसमें एडजस्टमेंट हमें करना है नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स का, जिसमें देखिए एक तो डेप्रिसिएशन हो गया कितना 5,000 परसेंट में दे रखा है, इसको जोड़ देंगे। गुडविल रिटर्न ऑफ ये कितना है 2,000, इसको भी जोड़ देंगे। और लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट ये भी कितना है 3,000, इन सभी को जोड़ेंगे। यदि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ कोई एसेट्स है या जो भी है तो उसको हम घटा देंगे। तो इन सबको जोड़ने पर हमारे पास जो राशि आती है वो आती है 27,000 रुपये। कितने 27,000। इसके अलावा हमने देखा था कि मशीन को बेचने पर हमारे पास जो लाभ हुआ था वो कितना हुआ था, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन 2,000 रुपये। तो घटाने वाली मध्य उसकी हमने क्या लगा दिया, ब्रैकेट लगा दिया। तो 27,000 में से 2,000 घटाने पर कितने बच गए 25,000। अब 25,000 के सामने हम क्या लिखेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। यानी नेट प्रॉफिट में हम क्या करते हैं कि नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स का समायोजन करने के बाद में जो हमारे पास राशि आती है, जैसे इसमें कितनी है 25,000, तो उसके सामने क्या लिखेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज लिखेंगे, ठीक है। अब हमें समायोजन करना है करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ में इंक्रीज और डिक्रीज का, तो हम लिखेंगे एडजस्टमेंट फॉर। अब पर्सन में हमने देखा था कि कुछ मदों में तो क्या हो रही है, कमी हो रही है, कुछ मदों में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो इंक्रीज किस किस में हो रहा था कि रेंट पेबल, तो इंक्रीज इन रेंट पेबल, ठीक है। दूसरा इंक्रीज इन क्रेडिटर और दूसरा डिक्रीज इन स्टॉक। मैंने आपको बताया था कि संपत्तियों में वृद्धि और दायित्वों में कमी तो क्या होती है, घटती है, और संपत्तियों में कमी और दायित्वों में वृद्धि क्या होती है, जुड़ती है। यानी संपत्तियों में वृद्धि और दायित्वों में कमी तो क्या होगी, घटेगी, और संपत्तियों में कमी और दायित्वों में वृद्धि क्या होगी, जुड़ेगी। अब देखिए इंक्रीज इन रेंट पेबल, ठीक है, कि रेंट जो बकाया है जो दे है उसमें वृद्धि हुई है, तो ये हमारे क्या हो गया, दायित्व में वृद्धि होगी, तो इसको जोड़ दिया 5,000 को। इंक्रीज इन क्रेडिट, दायित्व में वृद्धि होगी, 4,000 को भी जोड़ दिया। और डिक्रीज इन स्टॉक यानी क्या हो गया कि चालू संपत्ति में क्या होगी, कमी होगी, तो इसको भी जोड़ दिया। इन सभी को जोड़ने पर हमारे पास राशि कितनी आ गई, 32,500 आ गई, ठीक है। इसके अलावा जो और मदे थी उसमें हम देखते हैं तो हमारे सामने क्या हुआ था, इंक्रीज इन डेटर्स हुआ था, यानी चालू दायित्व में क्या हुई है, वृद्धि। और चालू दायित्व में वृद्धि हुई है, चालू संपत्ति में इंक्रीज इन डेटर है तो चालू संपत्ति में वृद्धि हुई है, और चालू संपत्ति में वृद्धि क्या होती है, घटती है। तो 6,000 रुपये हमने घटा दिए, यहाँ ब्रैकेट लगा दिया 6,000 का, तो हमारे पास राशि कितनी बच गई 26,500। प्यारे विद्यार्थी, ऊपर हमने देखा था कि नेट प्रॉफिट में नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स का समायोजन करने के बाद में जो राशि आती है उसके हम सामने हम लिखते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। और उसके बाद में करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ में इंक्रीज डिक्रीज का समायोजन करने के बाद में जो राशि आती है, जैसे इसमें कितनी है 26,500 है, तो इसके सामने क्या लिखेंगे, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। क्या लिखेंगे,
कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। उसके बाद में हमने ऊपर जो प्रोविजन फॉर टैक्स खाता बनाया था उसमें हमारा टैक्स पेड कितना आया था 5,000 था। टू बैंक में या टू कैश में कितना अंतर आया था 5,000 बैलेंसिंग फिगर आया था। तो लेस इनकम टैक्स पेड, इनकम टैक्स पेड कितना 5,000, ये 5,000 हम घटा देते हैं तो हमारे पास कितने आ गए 21,500 आ गए। इसके सामने हमने क्या लिखा कैश फ्लो फ्रॉम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। इसमें कैश फ्लो बिफोर लिखना है, फ्रॉम नहीं लिखना है, कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम ने हमने देखा था कि 3,000 रुपये इनकम टैक्स के रिफंड थे, ठीक है, तो उसको वापस हम जोड़ देते हैं यहाँ पे इनकम टैक्स रिफंड कितना 3,000। तो हमारे पास राशि कितनी आ गई 24,500 रुपये आ गई। कितनी आ गई 24,500। तो ये जो 24,500 राशि हमारे पास आई है वो क्या आ गई नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आ गई। तो किस प्रकार से आई हमने एक एक मद को देखा है कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, उसमें सबसे पहले हमने नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स का समायोजन किया। उसके बाद में करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ के इंक्रीज और डिक्रीज का समायोजन किया। उसके बाद में हमने इनकम टैक्स पेड को घटाया। उसके बाद में यदि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है उसका समायोजन किया और करने के बाद में जो राशि आई है 24,500 वो क्या है नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इस प्रकार से हम अप्रत्यक्ष विधि से परिचालन से रोकड़ प्रवाह विवरण या रोकड़ प्रवाह ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इस प्रश्न को हल किया। यदि इस प्रश्न में आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछें। प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम एक ही प्रश्न करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।